Students, today we are going to understand about formed elements of blood. Formed elements of blood. First of all, blood is composed of plasma and plasma consists of three different parts. Means one is fibrogen, the another one is globulin, and the other one is albumin. The percentage composition of albumin, globulin and fibrogen in plasma is different. First, and blood formed elements are named as first erythrocytes, second leukocytes, and the third platelets. So the first thing is erythrocytes. Erythrocyte stands for RBC, and RBC means red blood cells or corpuscles. RBC are red in color due to the presence of hemoglobin. And in adult human, or we can say कि normal healthy person में, एक adult में 5 to 5.5 millions mm³ जो ब्लड होता है वो प्रेजेंट होता है एक इंसान में, ठीक है, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में. अगर आप किसी उसकी रहते हो लाइक जो हीली एरिया में रहते हैं उनके पास थोड़े ज़्यादा आरबीसी होंगे, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर कम होता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है. तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो मतलब जो आरबीसीज होते हैं वो उन पीपलों के अंदर थोड़े ज़्यादा होते होंगे जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है. दूसरी चीज़ है कि आरबीसीज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस ना होने की वजह से इन्हें बेनिफिट है कि इनका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा है, और वो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये जो गैसेस एक्सचेंज है, O2 का एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, वो ईजीली और इफ़िशेंटली कर सकते हैं. दूसरा, आरबीसीज में 100 ml ऑफ ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड कंसिस्ट ऑफ 12 to 16 gram of hemoglobin. And the other thing that the life of RBC are 120 days, and after 120 days RBC get into spleen, ठीक है. इसका मतलब RBC 120 दिन के लिए जीवित रहता है, इसका मतलब 4 महीने के लिए. 4 months के बाद ये 4 months के बाद 120 दिन के बाद ये स्प्लीन में चला जाता है, और स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ RBC. एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है और ट्रांसपोर्ट कर सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली erythrocytes. You can also say that RBC are biconcave shape. RBCs are biconcave in shape, और biconcave का मतलब इस तरीके से. और इफ़ यू वांट टू गेट अ स्पेशल नॉलेज, यू कैन ऑल्सो से कि इन सिकल सेल अनीमिया, इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन. बेसिकली you will study it in class 12th. Spleens in sickle cell anemia, the shape of RBC from biconcave to
changes to from biconcave to sickle cell. सिकल यू कैन से कि ये एक आरी जैसी शेप इसकी हो जाती है, जैसे हम घास काटते हैं वो वाली, उसकी शेप हो जाती है, और जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इजीली नहीं हो पाता। सरफेस एरिया कम होने की वजह से ऑक्सीजन बहुत कम जाएगी, और ऑक्सीजन कम जाएगी तो हमें हार्ट बीट या फिर ये सारी चीज़ें करने में तकलीफ होगी। नेक्स्ट आता है WBC. WBC stands for leukocytes, or we can say that leukocytes stand for WBC. WBCs are not red in color, they are white in color. White in color, we can say it is a pale yellow type, colorless or white in color we can say. It is white in color due to the absence of हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन नहीं होता क्योंकि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि RBC को लाल कलर देता है, और इनके पास कोई आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स भी नहीं होते हैं। जैसे RBC जो थे वो न्यूक्लिएटेड थे, मतलब उनके पास न्यूक्लियस नहीं था, ऐसे ही WBC के पास न्यूक्लियस होता है, इसीलिए हम इन्हें न्यूक्लिएटेड कहते हैं। न्यूक्लियस उनके पास होता है, दे हैव न्यूक्लियस। इनकी जो शेप होती है दैट इज़ एमोबॉइड. एमोबॉइड मतलब अजीब सी शेप, बिल्कुल गोले जैसी मैं बना के दिखाती हूँ, इस तरीके की शेप होती है इनकी, एमोबॉइड शेप के ये होते हैं। दूसरा WBCs आर फर्दर कंसिडर्ड और डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स में भी 3 टाइप होते हैं. एक होता है न्यूट्रोफाइल्स, एक होता है आपका एसिनोफिल्स और एक होता है बेसोफिल्स. और उसके बाद एग्रेनुलोसाइट्स में आता है लिम्फोसाइट्स और दूसरा आता है मोनोसाइट्स. नाउ ग्रेनुलोसाइट्स में 3 टाइप थे. एक था न्यूट्रोफाइल, एक था एसिनोफिल्स और एक था बेसोफिल. न्यूट्रोफाइल्स का काम क्या होता है? न्यूट्रोफाइल्स बेसिकली दे आर most abundant leukocyte, or we can say that neutrophil are the most abundant granulocyte. They are 60 to 65% in nature, or 60 to 65% in nature, and their function is to phagocyte their function is of phagocytosis. Phagocytosis मतलब it engulf the waste product, or we can say that it phagocyte the waste products. Next, एसिनोफिल्स का जो अमाउंट होता है वो होता है 1 to 2%, और इनका काम होता है एलर्जिक रिएक्शन. एंड बेसोफाइल्स का काम होता है दे आर प्रेजेंट इन 0.1 to 1%, और दे रिलीज और सिक्रीट सेरोटोनिन, हिस्टामिन, और वी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन. Next, these are granulocytes. Next is agranulocytes. Agranulocytes में होते हैं सबसे पहला lymphocyte. Lymphocytes are also of 2 type, T lympho and B lymphocytes.
So lymphocytes and are 20 to 25% in nature. In the presence of lymphocyte, ये lymphocyte 20 से 25% होते हैं. नेक्स्ट है मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स होते हैं किडनी शेप, एंड मोनोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 6 to 8%. ठीक है, दे आर 6 to 8%. और इनका काम भी सेम किसकी तरह होता है, न्यूट्रोफाइल की तरह. ये भी फैगोसाइटोसिस ही करते हैं, मतलब इनगल्फ कर देते हैं पार्टिकल्स को. सो दिस इज टिल दिस agranulocyte means we have completed our WBC. There is one mistake over here from me that basophils जो होते हैं 0.1 to 1% होते हैं, but eosinophils जो होते हैं वो होते हैं 2 to 3%. means I have already written 1 to 2%, but you can add something like this that it is presence of 2 to 3%. और monocytes है 6 to 8%. So if anybody of us having a question कि हमें वो बताना है, तो सबसे ज़्यादा होगा न्यूट्रोफाइल्स, उसके बाद होंगे लिम्फोसाइट्स, उसके बाद होगा मोनोसाइट्स, और उसके बाद होगा आपका एसिनोफिल्स, और उसके बाद होगा बेसोफिल्स. सो दिस इज़ अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वो, मतलब इंक्रीजिंग तो सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, उससे छोटा. दिस इज़ अ क्वेश्चन which is can be asked in a NEET examination. ठीक है. Now the next is thrombocytes. Thrombocytes होते हैं blood platelets होता है इनका नाम. So these are known as blood platelets. blood platelets का सिंपली काम ये होता है कि ये जो होती है वो हमारी प्लेटलेट्स को जो है ना वो इम्प्रूव करने में, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर जो आप कहते हो, क्लॉटिंग को इन्हांस करने में हमारी हेल्प करती हैं. ठीक है. दूसरा होता है थ्रोम्बोसाइट का प्लेटलेट्स हो गई. अब इसके बाद इनका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, ये 1,50,000 से लेके 3 लाख तक जो होती हैं हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं. ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, वो ये होता है कि हम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. जैसे मैंने आपको बता दिया कि ब्लड प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट या फिर थ्रोम्बोसाइट को ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं. आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमारी बोन मैरो होती है, ठीक है, एक स्पेशल सेल होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं. तो दिस इज़ अ स्पेशल सेल. स्पेशल सेल को ही हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं. और ये हमारी जो बोन मैरो होती है ना, वहाँ से भी क्या होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो उसके फ्रेगमेंट्स जो होते हैं बोन मैरो प्रोड्यूस करती हैं. और जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उससे कहते हैं मेगा कायरोसाइट्स. दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लेटलेट्स. ठीक है. प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बहुत सारे सब्सटेंसेस भी रिलीज़ करते हैं, जिससे कि हमारी कोगुलेशन हो सकती है. कोगुलेशन मीन्स ब्लड क्लॉटिंग. COGU. कोगुलेशन मीन्स ब्लड क्लॉटिंग. दिस मीन दैट इट, अगर इफ़ द number of platelets decreases, it will leads to excessive loss of blood from our body. और डेंगू में डिक्रीज इन ब्लड प्लेटलेट्स ही हो जाता है. डेंगू में हमारी प्लेटलेट्स ही कम होती है, ना कि खून कम होता है. प्लेटलेट्स कम होने की वजह से हमें जितने यहाँ पे भी चोट लगेगी या फिर हमारी बॉडी में कोई भी घाव वगैरह आएगा तो उस जगह पे क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी. इसी वजह से ब्लड जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेगमेंट्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ WBC और RBC, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और thrombocytes, that means platelets. So if you like this video, please subscribe my channel, and thank you all. Bye.